बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज़ उठाए तो जाने। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अखलाकुर रहमान शोबे तहसील आमा व सहाफ़त का 6th सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो विषय है वो है आम आदमी पार्टी का मुस्तकबिल मीडिया के नज़र में। हम सब बाखूबी वाकिफ व आशना है कि अभी जो इलेक्शन हुआ 2025 दिल्ली इलेक्शन में, ये कौन जीता कौन हारा ये सब हम सब जानते हैं। 48 सीट के साथ बीजेपी और 22 सीट के साथ आम आदमी पार्टी विपक्ष बैठ रही है। तो जब दिल्ली इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त पूरे इंडिया मीडिया का नजर उसमें था, और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक जो एक पॉलिटिकल पार्टीज है, उस सारे गठबंधन इंडिया ब्लॉक का भी नजर था, क्योंकि उससे कबल लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें इंडिया ब्लॉक पूरे इत्तेहाद दिखाने की कोशिश किया था। लेकिन दिल्ली इलेक्शन में कुछ लोग अलग अलग राहें इख्तियार कर लिए थे। कुछ लोग ऑफिशियली आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग किसी और को सपोर्ट कर रहे थे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के मीडिया ग्रुप क्या सोचती है आम आदमी पार्टी को लेकर के, बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आज कि दिल्ली इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी का क्या मुस्तकबिल होने वाला है, क्या चैलेंजेस उनका होने वाला है, क्या सोचती है एक मीडिया ग्रुप, एक मीडिया समूह, उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडिया के बारे में कि एक मीडिया ग्रुप आम आदमी पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचती है, उससे कबल ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक आम आदमी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, गठन कैसे हुई, तश्कील इनका कैसे हुआ, इन सारी चीजों को पहले जानने की कोशिश करते हैं। इनका जो फॉर्मेशन हुआ 20 नवंबर 2022। बेसिकली ये जो पार्टी है रिकॉग्नाइज हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 2013 में। इन 2013 के इलेक्शन कमीशन को जो रिकॉग्नाइज हुए थे, इनके पीछे जो एक चीज थी इस पार्टी के गठन होने का, वो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट 2011। बात ये है कि 2011 में जो इंडिया में करप्शन का बहुत ज्यादा चलन था, कहा जा रहा है उसकी जो आम आदमी पार्टी और जो बहुत सारे उस वक्त के जो मूवमेंट शामिल थे वो कहते थे कि आप जो इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा हुआ करते थे। उस करप्शन के खिलाफ इंडिया करप्शन मूवमेंट 2011 में शुरुआत हुई। बेसिक उस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो अन्ना हजारे लीड कर रहे थे, और उस अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल साथ थे। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का बेसिकली ये मोटिव था, ये फंडा था, वो चाहते थे कि जो लोकपाल बिल वो पास हो जाए। लोकपाल बिल के पास होने के बाद यही कुछ हम दम लेंगे, उसी को लेकर के अन्ना हजारे अनशन में बैठ गए थे, और अनशन में पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे अन्ना हजारे। उसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी उसी मूवमेंट में शामिल थे। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था, वो ये कहना चाह रहे थे कि लोकपाल बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए। लोकपाल बिल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोकपाल बिल बेसिकली है क्या। लोकपाल बिल ये बिल था कि जो उस वक्त करप्शन हुआ करते थे, जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो महकमे थे, जो डिपार्टमेंट थे, जो विभाग थे, उसके अंदर जो करप्शन होते थे, उस करप्शन को लेकर के लोकपाल बिल अगर पास हो जाता है, उस लोकपाल बिल के अंदर ये गठन होगा और उसमें ये करप्शन को लेकर जांच करेगी लोकपाल बिल। तो बेसिकली उसी चीज को लेकर लोकपाल बिल गठन हुआ था, और 2013 में लोकपाल बिल पास भी हुआ था। और उसके बाद इन सारी चीजों को लेकर के एक आम आदमी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उभरी, और बहुत ही से फर्स्ट तक हमारी पार्टी के छलांग लगाया। आम आदमी पार्टी जब बनी उसके बाद जो 2013 में पहला इलेक्शन लड़ा, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी दिल्ली इलेक्शन में, और बहुत ही देश और दुनिया को एक सोचने और समझने मजबूर कर दी थी कि एक छोटी सी पार्टी थोड़े मोमेंट की वजह से पार्टी बनी, और दुनिया की दूसरी बिहार विधान दिल्ली इलेक्शन में दूसरी पार्टी बनकर उभरी, और उस पार्टी में और इंडिया कांग्रेस के साथ गठबंधन करके और सरकार में शामिल हो गए और खुद मुख्यमंत्री बैठ गए। और उसके बाद लेकिन वो जो मुख्यमंत्री बनने का 49 डेज के बाद उन्होंने अपने पार्टी से, अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वो इस कारण इस्तीफा दिए थे कि जो वो चाह रहे थे लोकपाल बिल पास होना विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा से, तो वो लोकपाल बिल कांग्रेस की सरकार थी बेसिकली, वो मनमोहन सिंह का तो पास नहीं हो पा रहे थे। 49 डेज के बाद वो रिजाइन दे दिए थे, और 2015 में फिर वो इलेक्शन में गए और 70 में से 67 सीट आकर
अपने खुद का सरकार बना लिए। फिर 2020 इलेक्शन में 70 में से 62 सीट लाए और फिर वो अपने 10 साल के साथ दिल्ली इलेक्शन में दिल्ली सरकार में काबिज रहा। उसी तरह से पंजाब इलेक्शन आम आदमी पार्टी गोइंग टू द 92 ऑफ द 127 117 में से 92 सीट 2022 में शामिल लेके आ गए। इसी तरह गुजरात में भी उन्होंने कुछ 5 सीटें लाए। इसके बाद उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिला। तो अब चलते हैं कि मीडिया पर्सपेक्टिव्स ऑफ आर्म फ्यूचर। अब तो हम जान लें कि मीडिया आम आदमी पार्टी का क्या गठन का तश्कील का क्या एजेंडा था, क्यों आए, कैसे आए। उसके बाद अब जो इलेक्शन हुआ था दिल्ली में 2025 में, उसके बाद क्या मीडिया का पर्सपेक्टिव था, क्या सोचती थी मीडिया, उनके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश कर देंगे। पहली बात जो मेरे आर्टिकल है आफ्टर द इलेक्शन मॉडल ऑफ द न्यू होल्ड ऑफ पंजाब एंड अदर स्टेट, इसका कहने का मतलब ये है, इस आर्टिकल कहने का मतलब ये है, ये कहती है कि मीडिया ग्रुप कि जो दिल्ली इलेक्शन के बाद पंजाब और अदर स्टेट के लिए इन्हें अलग से मॉडल बनाना पड़ेगा, इन्हें अलग से मॉडल बनाना पड़ेगा। ये जो दिल्ली में चुनाव लड़ा था, इस दिल्ली में चुनाव लड़ने के बाद ये जो अपना मॉडल मुफ्त राशन और 5 मिनट बोले आप, 5 मिनट के बाद टॉपिक पे। अच्छा है प्रेजेंटेशन आपका, बट टाइम हो गया, दूसरे स्टूडेंट ने सॉरी वाइंड अप कर दिया। तो कंक्लूजन ये है मेरा बेसिकली कि जो आम आदमी पार्टी और की जो मीडिया ग्रुप एक सोचती है, चाहती है कि जो दिल्ली मॉडल है मुफ्त राशन, मुफ्त और मुफ्त चीज़ों की चीज़ लेकर के अब नहीं चलेगा। अब हमारे आवाम और जनता की जो जागरूक हो चुकी है, अब मुफ्त वाली चीज़ें एक ही चीज़ को बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते। अब नए आइडियोलॉजी, नए मॉडल, नए तरीके से आपको राजनीति में आना पड़ेगा। इसी तरह से मेरा कंक्लूजन हुआ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अनस। मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है इंडिया के मुख्तलिफ इंडेक्स में क्या रैंकिंग है। पिछले 1 साल में आपने कई बार सुना होगा विश्व गुरु के बारे में कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, हम इतने साल में इंडिया के वर्ल्ड के टॉप पर रहेंगे। तो आज मैं कुछ अहम इंडेक्स जो होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि इनमें इंडिया की क्या रैंकिंग है। सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया में, और इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये एक इदारा, इसके जरिए डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। इसमें इंडिया 41वें नंबर पे है 2023 में। इससे पहले 2022 में इंडिया 46वें नंबर पर था। इस लिस्ट में नॉर्वे सबसे ऊपर है और अफगानिस्तान सबसे आखिरी में है। इस इदारे के जरिए मुल्कों को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहले फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजाइम्स और ऑथोरिटेरियन रिजाइम। इंडिया को फ्लॉट डेमोक्रेसी की लिस्ट में रखा गया है। इसमें यह होता है कि मतलब ऐसा मुल्क जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन माइनॉरिटीज पर अटैक वगैरह होते रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे मीडिया फ्रीडम की। मीडिया को स्टेट का 4th पिलर भी कहा जाता है, लेकिन इसमें भी ये लिस्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के जरिए पब्लिश की जाती है। इस लिस्ट में भी भारत 159वें नंबर पर 180 ममालिक में। 2023 में इंडिया 161वें नंबर पर था, मतलब 2 नंबर आगे आया है, लेकिन फिर भी बहुत पीछे है। इंडिया का स्कोर 31.28 है। इस लिस्ट में भी नॉर्वे सबसे ऊपर है। जैसे कि इससे समझ में आता है कि डेमोक्रेसी और मीडिया किस तरह आपस में कनेक्टेड है। पासपोर्ट, किसी भी मुल्क का मतलब दुनिया में क्या वैल्यू है, क्या इज्जत है, इसके लिए पासपोर्ट एक बेहतरीन जरिया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के जरिए जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसमें भारत 56वें नंबर पर है, 80वें नंबर पर है, जिसको 56 कंट्रीज पर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जहाँ इंडिया के लोग आसानी से जा सकते हैं। इस लिस्ट में सिंगापुर सबसे ऊपर है, जिसको 193 कंट्रीज जाने के लिए वीजा एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये वेट हंगर हिल्फे के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया फेसेस अ सीरियस हंगर चैलेंज विद 105th इन द लिस्ट। 2024 में भारत 105वें नंबर पर है 127 मुल्कों में। इंडिया को इसमें अलार्मिंग ग्रुप में रखा गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। लेकिन इस लिस्ट में हमारे पड़ोसी ममालिक जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह अच्छे कर रहे हैं। ये कुछ स्टेट्स है कि करीबन 3% से ज़्यादा चिल्ड्रन ऐसे जो कि 5 साल होने से पहले ही मर जाते हैं वगैरह वगैरह।
मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, ये ग्लोबल फायर पावर के जरिए पब्लिश की जाती है। इसमें भारत चौथे नंबर पर है। ये इस बिना पर कंट्रीज को रैंक करता है कि मैन पावर कितनी है, इसके अलावा लॉजिस्टिक वगैरह कितने हैं। 145 कंट्रीज में भारत चौथे नंबर पर है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर यूएसए है, फिर रशिया है, फिर चाइना है। ये सोर्स है जहाँ से मैंने किया है। इसमें जो आप रेफरेंसेस लिए वो ज़्यादा सुनने में नहीं है जी, मतलब रेफरेंसेस जो है वो आपके उतने मारूफ नहीं दिख रहे, वो बताओ। ये मतलब ऑफिशियल है जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अमन है और मैं बीए लास्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। मेरा जो आज माइक को थोड़ा नीचे करो, चैनल पे चल रहा मेरा जो आज का मौजू है मोबाइल जर्नलिज्म। आज हम समझेंगे कि मोबाइल जर्नलिज्म है क्या। तो मोबाइल जर्नलिज्म वह जर्नलिज्म है जो हम मोबाइल के जरिए से कोई भी काम करते हैं और मोबाइल के जरिए से हम साया करते हैं न्यूज के शक्ल में, वो मोबाइल जर्नलिज्म कहलाता है। मोबाइल जर्नलिज्म को हम मोजो भी कहते हैं। जैसे मोजो कैसे कहते हैं, तो मोजो दो अल्फाजों में से लेकर के बना है। जैसे मोबाइल में से MO और जर्नलिज्म में से JO लेकर के मोजो बना है। इसका मानी होता है मोबाइल जर्नलिज्म। मोबाइल जर्नलिज्म के जरिए जो खबर साया की जाती है मोबाइल जर्नलिज्म कहलाती है। मोबाइल जर्नलिज्म की मोबाइल जर्नलिज्म की अगर तारीख पर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो मोबाइल जर्नलिज्म की जो शुरुआत हुई 2000 के बाद से शुरू हुई और उसमें आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल के जरिए कुछ तस्वीर लिया जाता था और उस पर लिख करके साया किया जाता था। उसके बाद 2010 के बाद उसमें बहुत सारे टूल आए, एप्लीकेशन ऐड हुए। एप्लीकेशन ऐड होने के बाद हम उस मोबाइल से बेहतरीन तस्वीर लेने लगे, एडिटिंग करने लगे और उसको हम खबर की शक्ल में पब्लिश करना शुरू कर दिए। और आज हिंदुस्तान के हर न्यूज एजेंसी में या हर न्यूज वालों ने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके आवाम को मोबाइल के जरिए जागरूक करना शुरू करते हैं। और मोबाइल जर्नलिज्म के कुछ अहम काम है। जैसे पहला है तस्वीर लेना। हम जब कोई भी खबर साया करते हैं तो खास तौर पे पहले ये तस्वीर ले करके हम अखबारों में या फेसबुक में या किसी भी जरिए हम तस्वीर के जरिए हम साया करते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग, मोबाइल आने के बाद हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं से रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर एडिटिंग एक ऐसा अहम पहलू है कि पहले होता था कि हम कहीं भी जाके स्टूडियो में हम रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं पे रिपोर्टिंग किए, एडिटिंग करना शुरू कर दिया और वहाँ से ही खबर को साया कर दिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम दीगर। उसके बाद वीडियो करना, आवाज़ की रिकॉर्ड करके हम भी खबर को साया करते हैं। जैसे आज हम लोग का प्रेजेंटेशन चल रहा है और इसी को हम रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके साया कर दें, ये भी एक खबर ही माना जाएगा और इसको पब्लिश भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल जर्नलिज्म में काम है जो हम मुख्तसर रखे हैं। और मोबाइल जर्नलिज्म के कुछ महारत होना चाहिए। जैसे हम मोबाइल जर्नलिज्म में अगर हमको टेक्निकल आ रहा है हर चीज़, लेकिन टेक्निकल के साथ साथ हमें ये भी जरूरी है कि सहाफती मैदान का जानकारी होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई खबर आ रही है या कोई भी खबर अगर हम साया कर रहे हैं तो हमको ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि ये खबर क्या सही है कि या गलत है। अगर गलत है तो गलत होना चाहिए, अगर सही है तो सही का सोर्स होना चाहिए ताकि हम पे कोई असर ना पड़े। तो टेक्निकल के साथ साथ हमें सहाफती मैदान का भी जानकारी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हम खबर का सही से तस्दीक करें, तहकीक करें, उसके बाद हम साया करें। इसके बाद और जो भी हम मोबाइल जर्नलिज्म के हवाले से बात किए हैं ये सभी नतीजा में कंक्लूजन में आएगा। इतने ही पे मेरा टॉपिक खत्म था। मैं सानिया खातून BJMC फोर्थ सेमेस्टर की तालिब इल्म। मेरा टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ आम आदमी पार्टी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मीडिया।
इंट्रोडक्शन में द आम आदमी पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. इट वाज फाउंडेड ऑन 26 नवंबर 2012 बाय अरविंद केजरीवाल. इसके फाउंडर अरविंद केजरीवाल हैं और कुछ हेड है इनके जो अरविंद केजरीवाल भी हैं, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मा, प्रशांत भूषण एंड आनंद कुमार. और इसके मेन लीडर चेयरपर्सन अरविंद केजरीवाल है. जैसा कि हमने बोला था 26 नवंबर 2012. और ये एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है. विनिंग स्टेट दिल्ली में 2 स्टेट है जहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की है. एक दिल्ली है, एक पंजाब है. आप हैज बीन गवर्निंग दिल्ली सिंस 2015 with Arvind Kejriwal as the chief minister. Punjab won landslide victory in the 2022 Punjab Assembly elections, securing 92 out of 117 seats, and Bhagwant Mann become the chief minister. पंजाब इलेक्शन में 117 सीट पे इन्होंने 92 हासिल किए. इनका वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर था. वर्क डन बाय आम आदमी पार्टी. एजुकेशन रिफॉर्म, ट्रांसफर गवर्नमेंट स्कूल्स विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट्स, एस्टेब्लिश मोहल्ला क्लिनिक्स, providing free health care, affordable free electricity up to 200 units per month in Delhi. Public transport and women safety, free bus travel for women in Delhi and Punjab. Employment and business support, initiate the Rozgar Bazaar portal, the connect job seekers and employers. इन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है, हेल्थ केयर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है. और विमेन के लिए इन्होंने फ्री बस ट्रेवल का भी वो किया है और ज़्यादा एजुकेशन पे किया है. और फेलर ऑफ आम आदमी पार्टी इन द 2025 इलेक्शंस बाय corruption allegations which built its foundation on anti-corruption principles face serious corruption charge against its leaders. Internal conflict, infighting and leadership dispute weaken party unity. Loss of core voter base initiative attract the middle class youth and lower income groups, but growing discontent over issues like rising electricity bills, water supply problems and economic stagnation led to voter aggression. Stronger opposition rivals capitalized on AAP's weaknesses, aggressively campaigning against its failure. Governance challenges in Punjab despite its landslide victory in Punjab in 2025-22. AAP struggle with law and order, drug menace and administrative इनएफिशिएंसी. कहीं ना कहीं जो वादे पूरे किए थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो उनकी हार है. कंक्लूजन, the media views AAP's future as uncertain with significant hurdles ahead while it still has a strong support base in Delhi and Punjab. Corruption, scandal, governance challenges and electoral setback have weakened its standing. The 2025 Delhi elections will be a critical moment. If AAP loses its national relevance could decline sharply. However, if it manages to retain Delhi, it may still have a chance to rebuild its credibility and expand in the future. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद अकरम है. मैं BA-JMC फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ. तो वैसे आप लोगों को मालूम होगा आज कौन सा दिन है, वैलेंटाइंस डे है. और मैं बताना चाहूँगा कि आज यहाँ कोई खुश होगा, कोई गम में होगा. तो उसी तरह यहाँ जो है बजट का भी हाल हुआ है. और इत्तेफाक की बात यह है कि ये बजट भी जो है ना फरवरी के महीना में ही आया है. तो इसीलिए जो साउदर्न स्टेट है इसका क्या हिस्सा रहा है बजट में, मैं उसको आपके सामने कुछ मुख्तसर पॉइंट के जरिए रखना चाहूँगा. तो
तो क्या लगता है आपको कि कुछ नहीं मिला है साउदर्न स्टेट को? लगता है मिला है, लेकिन ये हाल है जैसे कि आप किसी लंगर में जाए और आप लेट पहुंचे तो आपको जो लास्ट में मिलता है वही है। तो नेक्स्ट जो स्टैटिस्टिक है वो यही दर्शाता है कि तमिलनाडु को जो ये TN इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में 678 करोड़ मिला है। तो इसी तरह TN अर्बन फ्लैगशिप है और इंक्लूजन एक्सेसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, इसमें 332 करोड़ मिला है। कर्नाटका स्टेट हाईवेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2, इसमें 473 करोड़ मिला है। और कर्नाटका सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम में 575 करोड़। केरला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 263 करोड़। दी रेजिलेंट केरला प्रोग्राम 374 करोड़। और क्लाइमेट रेजिलेंट रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर फ्लडिंग केरला फेज 2 186 करोड़। लेकिन इसके अलावा जो आप जानते हैं कि एक बजट से पहले सभी स्टेट ने अपना विश लिस्ट ने जारी किया था कि हमें जो है हमारे स्टेट में ये कमी है, उसके मुताबिक जो हमें ये दिया जाना चाहिए। तो उस विश लिस्ट के मुताबिक जो है उन्हें जो टॉप जो उनका मांग था वो नहीं मिला। तो आइए जानते हैं कि वो जो टॉप मांग क्या था, वो उनका डिमांड क्या था, उसको उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। तो डिमांड्स फ्रॉम साउदर्न स्टेट्स था, तमिलनाडु का था डिजास्टर रिलीफ फंड 6000 करोड़ का मांग था जो कि नहीं दिया गया। उसी तरह चेन्नई मेट्रो फेज 2 10,000 करोड़ इसके लिए था जो कि वो भी नहीं पूरा हुआ। उसी तरह कर्नाटका का देखें तो न्यू रेलवे लाइन्स है, न्यू रोड प्रोजेक्ट है, अपग्रेड नेशनल रेलवे है, ये भी नहीं दिया गया। केरला वायनाड रिलीफ फंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 2024 में केरला में एक फ्लड आया था, लैंडस्लाइडिंग हुआ था, तो उसमें जो है करीबन 400 अमवात वाक़ हुए थे। और इसके वजह से भी जो है उन्हें और मांग किया गया था कि इसके लिए कोई रिलीफ फंड उन्हें दिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। उसी तरह तेलंगाना है, तेलंगाना हैदराबाद मेट्रो रेल जो कि 5 न्यू कॉरिडोर्स के लिए प्रोजेक्ट था और ये जो इसके लिए ज़रूरत थी 45,000 करोड़ की, ये भी नहीं दिया गया। 350 के रीजनल रिंग रोड ये भी जो है जो कि टॉप मांग था उसका, तो वो भी नहीं दिया गया। उसी तरह आंध्र प्रदेश, अब आपने गौर किया होगा कि पिछले स्टैटिस्टिक में आंध्र प्रदेश को हमने शामिल नहीं किया था, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो उनका जो है उनका रद्देमल जो है वो पॉजिटिव आया है। तो यहाँ देखते हैं कि उन्हें क्या दिया गया है। तो उन्हें सबसे पहले उनका जो टॉप मोस्ट जो मांग था वो अमरावती कैपिटल सिटी था, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, BCL रिफाइनरी, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा था। लेकिन नोट यहाँ पे करने की बात है कि उन्हें फंड्स फॉर दी पोलावरम प्रोजेक्ट और फंड फॉर दी होल्डिंग कंपनी ऑफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है उन्हें मिला। लेकिन एक दूसरा जो पहलू है कि वो जो कि बीजेपी के अलायंस में है, तो इस वजह से भी उन्हें जो है अपना वो करवाहट जो है उसे बाहर ना लाते हुए वो उनको प्रेस करना पड़ा इस बजट को। तो इसके बाद देखते हैं कि इस पे जो साउदर्न स्टेट के जो मुख्तलिफ रियासत है उनके जो चीफ मिनिस्टर है उनके ज़रिए जो क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो तेलंगाना स्टेट कांग्रेस चीफ मुकेश कुमार गौड़ जो है ये कहते हैं कि ये बजट जो है ये गधे के अंडे के मानते हैं। और CM सिद्धारमैया न्यू दिल्ली वाज फेवरिंग आंध्रा एंड बिहार वाइल इग्नोरिंग कर्नाडियाज। और उसके बाद से CM MK स्टालिन कहते हैं कि ये इलेक्शन गिमिक है, न कि ये इकोनॉमिकल डॉक्यूमेंट नहीं, इलेक्शन गिमिक है। और CM पिनाराई विजयन कॉल इट अ पॉलिटिकल नॉट एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, ये एक सियासी डॉक्यूमेंट है, न कि इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है, ये कहते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि ये मिक्स्ड बैग रहा है। ऐसा नहीं है कि वैसे तो बहुत कुछ दिया गया जो कि पैन इंडिया के लिए है, लेकिन इसमें जो है जो स्टेट को दिया जाना चाहिए उनका जो खास जो मांग था वो नहीं दिया गया। तो ये बजट ऑफर सम बेनिफिट्स टू साउदर्न स्टेट्स और अनमेट डिमांड्स। ऑनगोइंग डिबेट क्रिटिसिज्म हाईलाइट्स द नीड फॉर इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो थैंक यू, यही मेरा प्रेजेंटेशन। अकरम, आप वो भी बताना कौन से टीचर के साथ थे और आपके साथ कौन से? जी, तो हमारे जो एडवाइजर थे, हमारे टीचर ये सरवरी सर थे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। बहुत बेहतरीन, एक्सीलेंट था आपका प्रेजेंटेशन।